आगे बढ़ेंगे अपने क्लासेस की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। क्विज स्टार्ट करने के पहले दो तीन बातें। सबसे पहले, मेरी आवाज़ और ये वीडियो आप तक अच्छे से अगर पहुंच रहा हो तो आप यस लिख करके भेज दें। दूसरी चीज़ कि अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं समय समय पर इस तरह के प्रश्न इसलिए लेकर आता हूं ताकि आपका सारा अच्छे से रिवाइज हो जाए, और प्रश्नों को करने से पता चलता है कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो हमारे जहन में कितना गया, हमने कितना सीखा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सब अपने नोट्स जरूर बनाते होंगे और बनाना भी चाहिए। तो चलिए फटाक देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये वर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी और आज भी उसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जयप्रकाश, भोले, अमृता, ऋतिक, अनुराग, श्रेयस, पूजा मौर्य, नीरज यादव, ओमदत्त, अनुराग यादव एंड श्रीश जायसवाल और ऋतिक सिंह, अंकित तिवारी, सारे बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है, ऋतिक ने लिखा कि सर नोट बन रहा है। अच्छी बात है बेटा, नोट्स बनना भी चाहिए। तो बच्चों चलो फटाक स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये शायद आपने कल किया भी था, कि नीचे दी गई सूची में वो कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो इसका उत्तर तो हम सब कल कर चुके थे और सही उत्तर क्या था इसका? डॉग था। अलैंगिक विधि से जनन नहीं करते हैं अगर पूछता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉग। मैंने कल ये क्वेश्चन आपको समझाया भी था कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जब आया था तो इसमें नहीं लगा हुआ था। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन में से नहीं हटा दिया है, तो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस सही हो जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने आपके साथ एक ट्रिक लगाया था कि देखूं कौन कौन से बच्चे ध्यान देते हैं इस पे। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर पूछता है कि अलैंगिक विधि से जनन नहीं करते हैं तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉग, क्योंकि डॉग में लैंगिक जनन होता है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में हम नहीं हटा दें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केले का पौधा, ईस्ट और अमीबा। तो ये तो कल भी आपने क्लियर कर लिया था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें भी बात किए थे हम लोग कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन होते हैं, और इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था परागकोश और अंडाशय। तो इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इस वाले प्रश्न को भी आगे बढ़ाते हैं। ये भी हो गया था। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि जनकों के संतति में, मतलब जो माता पिता से बच्चों में लक्षण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या था बच्चे? जीन। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो शुरू करते हैं आज के नए प्रश्न से, और प्रश्न है ये, कह रहा है कि अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है। देखें कौन सा ऑप्शन सही है, फटाक से कमेंट करिए, ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है? अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कोई एक ही सही होगा। जनन में सामान्य विशेषता क्या होती है, जनन में पूछ रहा है। अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट। ऑप्शन है ए, ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए था, यानी कि ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपका, बताइए फटाक से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास 4। देखिए कौन सा बच्चा सही उत्तर बता रहा है। तो अमृता, ऋतिक, बादल, ललित, ऋतिक, इन सारे बच्चों ने बताया इसका सही ऑप्शन है बेटा ए।
स्पाइरोगाइरा क्या करता है, ये एक शैवाल है और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शैवाल होते हैं उनकी खासियत होती है कि वो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हैं और उसमें जनन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए उसका उत्तर कौन देता है। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं, ध्यान देना इसमें, एक कोशिका से बहुत सारी। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही ऑप्शन, इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बहुविभाजन। ठीक, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं। प्लाज्मोडियम क्या है, एक कोश की है और आपको याद होगा हमने बताया था कि एक कोशिका से टूट करके अगर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएं तो इस घटना को क्या बोलते थे हम? बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, गुड, सबका डी आंसर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, किस किसने सही से आंसर दिया भाई? इसमें आंसर सही से दे दिया भोले पांडे, ज्ञान प्रकाश, श्री, अनुराग, ऋतिक, जयप्रकाश, ओमदत्त, ललित, अमृता, पूजा, ऋतिक, इन सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? स्टेप्स पूछ रहा है ना कि इसमें पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सही क्रम क्या है? जरा देख के बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी, डी, सही क्रम कौन सा है? पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस हिसाब से आपको बताना है। गुड इवनिंग, आस्था भी आ गए, ऋतिक, नीरज, जितने भी बच्चे हैं सबको गुड इवनिंग बेटा, जो भी अभी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए। पहले क्या होता है? युग्मक। युग्मकों के संयोजन से क्या बनता है बेटा? युग्मनज, जाइगोट। फिर क्या बनेगा? इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो के डेवलपमेंट से नया पौधा बन जाएगा। तो इसका सही क्रम है ये और ये। ठीक है, नोट कर लिया सबने अच्छे से? मजा आ रहा है तुम लोगों को? चलो नेक्स्ट। एक स्पीसीज के जनकों, ध्यान से सुनना, एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किस कारण नियत रहती है? यह प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं? मैंने कई बार बताया आपको कि कैसे मेल में कितने क्रोमोसोम हैं, फीमेल में कितने क्रोमोसोम हैं, कैसे आधा हो गया, ये वाली बात वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसमें सही बातें बता रहे हैं, सही बच्चों ने दे दिया आंसर ए। इसका सही ऑप्शन है युग्मक बढ़ने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, ये वाला ऑप्शन। युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधा रहना। कैसे? याद है, मियोसिस पढ़ाया था। ये माताजी हैं और ये कौन है? पिताजी। माताजी के पास 46, पिताजी के पास 46, लेकिन जब इनसे गैमेट बन रहा है तो कितना बन रहा है? 23, और इनके पास 23, दोनों के जुड़ने से कितना हो गया? 46। ठीक, तो प्रश्न तो यही पूछ रहा है कि किस वजह से संख्या नियत है, तो यही है वजह, मियोसिस।
अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, देखिए किस किसने आंसर दे दिया भाई। यहां पे युग्मनज कर देंगे। ठीक, आगे चले। अगला प्रश्न, राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणु धानियां लगी होती हैं? कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या डी? राइजोपस में नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? चलो फटाक से बताओ। आंसर तुम लोगों के मिक्स हो जा रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए। चलो अब आंसर ऐसे दो, अगर कोई बोल रहा है ए का ए तो ऐसे लिख दो, ए का बी तो ऐसे लिख दो, ए का सी तो ऐसे लिख दो, ए का डी तो ऐसे लिख दो। चलो अब सही है, जल्दी से बता दो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। राइजोपस के उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पे बीजाणु धानियां लगी होती हैं? दिस शुड बी कॉल्ड हाइफी। क्या बोलते हैं इसको? हाइफी बोलते हैं, हाइफी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी, हाइफी। आइए अगला प्रश्न, बहुत ध्यान से देखते जाइए और इसको आपको नोट करना होगा तो आप आराम से क्लास के बाद भी इत्मीनान से कर सकते हैं या क्लास के दौरान भी कर सकते हैं, जैसे भी आप नोट्स बनाते हो। मेरा मकसद बस इतना है कि आपके दिमाग को टटोल लिया जाए, आप अच्छे से चीज़ों को सीख जाएं, समझ जाएं और बिल्कुल भी पढ़ाई का प्रेशर न लें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जा रहा है तो बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, ये आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक, तो समझना है, सीखना है और आनंद लेते हुए पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। अब इस बात का स्ट्रेस मत ले लेना कि 4 क्वेश्चन हुआ जिसमें से 2 ठो नहीं आया, आएगा फिर आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन, याद करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। पिछला क्वेश्चन खत्म, अब अगला क्वेश्चन आ गया है, इस पे फोकस करो। इस प्रश्न को हम नाम देंगे बी। इसका आंसर बताओ कौन सा होगा? वाह भाई, सभी लोग अपने मन से आंसर भी देने लगे। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन, तना, जड़ और पुष्प, तना, जड़ और पत्ती, तना, पुष्प और फल, तना, पत्ती और पुष्प। तो भैया हमने पढ़ा कि कायिक प्रवर्धन पुष्प में कभी नहीं होता, क्योंकि पुष्प तो जनन भाग है। तो जहां जहां पुष्प लिखा है वो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, तना, जड़ और पत्ती। मजा आ गया? चलो अब जरा जल्दी से बता दो तो, पत्ती से वो कौन सा पौधा है जो पत्ती से जनन करता है? जल्दी बताइए। लीफ, पत्ती के थ्रू कौन जनन करता है? पत्तियों के थ्रू जनन कौन करता है? लीफ के द्वारा जनन कौन करता है? कोई एग्जाम्पल जल्दी से दीजिए। हुआ भाई, सबने एकदम सही से आंसर दे दिया। ज्ञान प्रकाश, ऋतिक, पूजा, बादल तिवारी, जयप्रकाश यादव, भोले पांडे, अमृता लाय, सभी ने सही से आंसर दिया। चलो किसी लीफ का आंसर दो। देखें, ब्रायोफिलम, वेरी गुड। अजूबा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम लोगों के दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे। अब ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें एक से ज्यादा सही ऑप्शन है। ये है प्रश्न है, डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? डबल रोटी पे कवक कैसे फैलता है? किस वजह से
डबल रोटी यानी ब्रेड के ऊपर बहुत तेजी से फंगस फैल जाता है। ब्रेड ले लो, उसके ऊपर मोल्डिंग हो जाती है ना, कुछ दिनों में फंगस लग जाता है। इसीलिए कभी भी 1 दिन 2 दिन पुराना ब्रेड नहीं खाना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। ठीक, किसी भी इस तरह के सामान पे जिसमें खमीर उठाते हैं उसमें होता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन बोल रहा है 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा। दूसरा बोल रहा है 2 4, 1 2 और 3 और 4। सही ऑप्शन क्या होगा? दिमाग घूमेगा। जल्दी से बताइए। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता और गोलाकार बीजाणुधानियों का निर्माण। बहुत तेजी से वो क्या करता है, बीजाणुधानी बनाता है। जब नमी लेगा ना, देखो ध्यान से समझना, हाइफी तो बनेगी ही और बीजाणु भी बनेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि डबल रोटी से उसको नमी और पोषण मिल जाता है। क्योंकि देखो ब्रेड पे फंगस तभी लगेगा जब नंबर 1 कंडीशन मिले, और वो कंडीशन मिलता है बेटा नमी से। तो जैसे ही डबल रोटी पे नमी मिली, फंगस आया, क्योंकि फंगस तो पहले से था ही, और उसको पोषण मिल गया। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। दूसरी चीज कि जब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करेगा तो बीजाणु बनाएगा। बीजाणु कहाँ बनेंगे? बीजाणुधानी के अंदर। और वो बीजाणु टूट करके बाहर निकलेंगे और ढेर सारा बीजाणु बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो सही ऑप्शन हो गया 2 और 4। 2 और 4 किस में है? बी में है। तो द राइट आंसर इज बी। ठीक, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है। हाँ, अगर नमी नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि इन सब चीजों में नमी नहीं लगने देना चाहिए। लिखा होता है ना चीजों पे कि ठंडी और कूल और ड्राई प्लेस पे रखें, क्योंकि अगर आप नमी में रखेंगे तो फंगस लग जाएगा। जैसे आप गीले कपड़े पहन लें तो फंगस लग जाएगा शरीर में। फंगस नमी में ही लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? पराग नली की लंबाई, पॉलन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या है? यही है ना, ध्यान होगा तुम लोगों को, ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा वाला, ऐसा। तो यहां से जो पॉलन ट्यूब निकल रहा है, ये पॉलन ट्यूब की लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? जरा ध्यान दो, ये वर्तिकाग्र है और ये बीजांड है। पॉलन ट्यूब को कहां तक पहुंचना है? बीजांड तक। इसमें देखो बीजांड कहां लिखा है? सेकेंड ऑप्शन। तो राइट थिंग इज सेकेंड ऑप्शन। वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और ये बीजांड, बीजांड तक जाना है इसको। तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और बीजांड। देखिए कितने लोगों ने सही आंसर दिया भाई? वो भाई कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, गुड। जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े उनको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। चैट तेजी से ऊपर जा रहा है, हो सकता है आपका चैट छूट गया हो बच्चे। जो भी बच्चे गुड इवनिंग लिख रहे हैं और अगर मैं नहीं देख पाया हूं तो मैं सबको गुड इवनिंग एक साथ बोल देता हूं, ठीक है? बिल्कुल भी। नेक्स्ट, फिर तुम लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया, दिमाग पे असर डालने वाला। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पे बड़ा ध्यान दिया करो। जब भी ये लिखता है ना सही है या सही नहीं है,
तब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने पहला प्रश्न कराया, अगर नहीं लिखा था तो डॉग आंसर हो जाता, नहीं हट जाता तो फिर, तो इसलिए क्वेश्चन में नहीं का बड़ा प्रयोग होता है और ये जानबूझ के घुमाने के लिए डाला जाता है। तो आइए इसका आंसर बताइए, पुष्पों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एकदम सही, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कभी बदले ना किसी कंडीशन में, उसको सही बोलते हैं। ठीक, हाँ चलो जल्दी से बताओ फटाक से, ये एकदम अच्छे से बताना है, सबको बताना है सही सही। देखिए इसका कौन ऑप्शन बता रहा है, जल्दी बताओ। इस प्रश्न का नंबर हम डाल देते हैं, इस प्रश्न को हम बोलेंगे एफ। चलो एफ का आंसर दो, 1 2 3 4। एफ का ए है कि बी है कि सी है कि डी है, जल्दी बताओ। इसका सही ऑप्शन है, पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो क्या पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं? बताइए, पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं? उभयलिंगी का मतलब एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो एक लिंगी पुष्प भी हो सकते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी हो सकते हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि पुष्प हमेशा उभयलिंगी हो। दूसरा, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि पुष्प लैंगिक जनन के अंग है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो ऑप्शन तुम चुनोगे कैसे, तुम्हें ये समझ में आ गया कि दूसरा नंबर सही है, तो अब तुम पहले में देखो 2 नंबर लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब पहला बिल्कुल नहीं होगा। सी नंबर देखो 1 और 3 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, यानी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, बी और डी। अब तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट चुनना है, लिखा है कि ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं। क्या सभी वर्गों में पुष्प पाए जाते हैं? हमने पढ़ा कि पुष्प पौधों की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है बेटा? फ्लोरीजेंस और नॉन फ्लोरीगेमस, यानी कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो फ्लावर देते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। आओ थोड़ा समझा देते हैं। देखो, एक कैटेगरी होती है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनमें से कुछ में फूल लगता है, कुछ में फूल नहीं लगता, तो क्रिप्टोगैमस और ये फेनरोगैमस। फेनरोगैमस मतलब जिसमें फूल लगे, तो अपुष्पीय पौधे, और ये क्या है? पुष्पीय पौधे। तो सभी वर्गों में पुष्प नहीं मिल रहा, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। तो अब बी में देखो क्या लिखा हुआ है, 3, तो ये गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने एकदम सही बताया भी है। अंजलि का नाम शेखर पुष्प, ओफो, ठीक है। चलो, जिसने भी डी बताया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस रखे हैं ताकि तुम लोगों का थोड़ा दिमाग भी यूज हो, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न, एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एक लिंगी पुष्प, ध्यान दो कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। भैया बोल रहा है एक लिंगी है, चलो बताओ आंसर बताओ जल्दी से। सही ऑप्शन कौन सा होगा? टाइम जल्दी 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 जल्दी। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा 1 3 2 3 और 4। अब देखो जरा 2 3 4 किसमें है? 2 3 4 देखो पढ़ लेते हैं ना। कह रहा है कि इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। दोनों कैसे हो सकता है? एक लिंगी है ना, तो दोनों कैसे होगा? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3 3 के कॉम्बिनेशन में है। तो कह रहा है कि इनमें परागण होता है। हाँ, परागण तो होता ही है। एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर हो वो फल उत्पन्न नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है भाई, पुंकेसर से तो फल बनता नहीं है। तो सही ऑप्शन है 2 3 4। देखो जरा 2 3 4 किसमें लिखा हुआ है?
2 3 4 लिखा हुआ है बी वाले में। सो द राइट आंसर इज बी। इनमें परागण होता है, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंग केसर होगा, और अगर केवल मेल पार्ट वाला फ्लावर है तो वो फल नहीं बना सकता, क्योंकि फल तो फीमेल भाग से बनता है। तो ये ऑप्शन है। देखिए किस ने बताया भाई? वाह भाई, सभी लोगों ने बता दिया, वेरी गुड। मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तुम लोग और बहुत ध्यान से क्विज भी करते हो, और इसी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती कि हम इस तरह के क्वेश्चंस अरेंज करके मेहनत करके आपके लिए लेकर के ले आते हैं। आ जाओ अगला प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन में मजा आता है ना, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन रख दिए। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक जनन के बारे में, अभी तक अलैंगिक पूछ रहा था, जरा देखो। कौन सा होगा? कह रहा है कि इससे 2 प्रकार में युग्मजों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, मेल और फीमेल। भाई लैंगिक होगा तो मेल फीमेल दोनों चाहिए। निषेचन भी जरूरी है, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तीसरा, इसके फलस्वरूप हमेशा युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ये भी सही बात है। इससे बनने वाले क्लोन होते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ये किस में होता है? असेक्सुअल में होता है। तो 1 2 और 3। अब जरा देखो 1 2 3 ऑप्शन किस में है? कौन से वाले में है 1 2 3? 1 2 3 कौन से वाले में? जरा देखो। सही ऑप्शन है, वेरी गुड भाई, तुम लोग तो फटाक से बता दिए, सी 1 2 3। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। आ गया प्रश्न, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है, क्यों? जीवधारी जनन क्यों करें भाई? पहला, जीवित बना रहे, अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके, वृद्धि को बनाए रखे, या पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखे। ये तो जनन की परिभाषा में से ही आ गया। चलो बताओ फटाक से, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? विच इज द राइट आंसर? इसका सही ऑप्शन है 4th। ठीक, इसका सही ऑप्शन है 4th। जनन इसलिए जरूरी है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों की निरंतरता बनी रहे। चलो अगले प्रश्न पे। थक नहीं ना गए तुम लोग क्वेश्चन करके? तुम ही लोगों के लिए अरेंज किया है, थोड़ा मेहनत से, क्योंकि तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। चलो जल्दी से करो। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण से पूछ रहा है क्वेश्चन। लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण में क्या होगा? बताइए। विच इज द राइट आंसर? फटाक से बताइए। इसका सही ऑप्शन है दूध के दांत का टूटना, कद का बढ़ना, आवाज का भारी होना, वजन का बढ़ना। द राइट आंसर इज आवाज का भारी होना। स्त्रियों में आवाज पतली हो जाती है, एक समय तक मेल फीमेल दोनों की आवाज सेम होती है, लेकिन जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं तो आवाज मेल का भारी हो जाएगा, स्त्री का पतला हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेम क्वेश्चन फीमेल के लिए पूछ रहा है। अगर स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो तो क्या होगा? वैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज दिया हो तो इसमें ऑल ऑफ दीज भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि शरीर की वृद्धि भी होती है, केशों के पैटर्न में परिवर्तन भी होता है, आवाज में भी परिवर्तन होता है, रजोधर्म भी होता है। लेकिन इसमें सबसे सटीक आंसर क्या है? ऑप्शनल में सबसे सटीक देखना होता है, तो इसका सबसे सटीक आंसर है डी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? मेल में और फीमेल में जिस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस पूरे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आया होगा। मजा आया सभी को? अब चलते हैं अपने आज की टॉपिक पे, ठीक? तो ये प्रश्न उत्तर हो गया, आपने इसको सीखा समझा। चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट पे, और अगला कॉन्सेप्ट है निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ठीक, तो फटाक से अपना माइंड मेकअप कर लो। ठीक, आने वाली क्लासेस में फिर आपके लिए ऐसे ही क्विज लेकर के आएंगे, क्योंकि आज की क्विज यहीं पे हो गई कंप्लीट। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रखे थे हमने। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो फटाक से अपने कॉपी पे हेडिंग डाल दो, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि परागकण आता है, फिर वो पॉलिन ट्यूब बनाता है, और फिर वो अंदर जाकर के पॉलिनेशन करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करता है। उसको भी जानेंगे अच्छे से, उस घटना का अच्छे से वीडियो ऑडियो सब देखेंगे। लेकिन पहले ये जानना है कि निषेचन के बाद पुष्प में परिवर्तन कैसा होता है, क्या होगा। तो देखिए, ये पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको अच्छे से लिखा रहा हूं। चलो नोट करो इसको। पहला प्रॉपर्टी, बाह्य दलपुंज प्रायः मुरझाकर गिर जाता है। बाह्य दलपुंज क्या होगा? मुरझाकर गिर जाएगा। लेकिन कुछ पौधों में रह जाता है, जैसे मिर्ची में, टमाटर में, बैगन में, इनमें देखोगे ना इस तरह से लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। तो कैलिक्स जो है वो जनरली पौधों में सूख जाता है, गिर जाता है, लेकिन बैगन में, टमाटर में, मिर्चे में लगा रहता है। दूसरा, कोरोला भी मुरझाकर क्या होता है? गिर जाता है। तीसरा, पुंकेसर भी मुरझाकर क्या होगा? झड़ जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन कराना था, फर्टिलाइजेशन कराना था, और वो काम तो हो गया। वर्तिकाग्र भी क्या होती है? मुरझा जाती है। यानी पुष्प के चारों भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सब मुरझा जाते हैं। अट्रैक्शन खत्म, स्मेल खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि जो काम करना था वो तो हो गया। सारा अट्रैक्शन सब कुछ इसी के लिए था ना, इसलिए। ठीक है, अच्छा। अमृता राय, सर आप डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ बच्चे बताएंगे। अभी ये निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन बता दें, फिर आगे फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों बताएंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सब बताएंगे। और सर कभी कभी बहुत से लड़कों की आवाज़ पतली क्यों होती है? जयप्रकाश यादव। बच्चे, ए हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे आंसर लिखा भी है किसी ने, आस्था ने लिखा है कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता, वो भी ठीक है। लेकिन इसका जो एज अ डॉक्टर अगर मैं बताऊं तो इसमें हार्मोनल डिसबैलेंसिंग होती है। कई बच्चों में ऐसा होता है, हमारे हॉस्पिटल में कई ऐसे लोग आते हैं, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न जो है वो हार्मोनल एक्टिवेशन है। ठीक है, ये बीमारी है, ठीक भी हो जाता है। इस तरह की कई बीमारियां, जैसे मेल में कुछ हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएं तो गायनेकोमेस्टिया हो जाती है। इन सब पे आगे हम लोग बात भी करेंगे। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, वर्तिका मुरझा जाती है। ध्यान दो, नोट कर लेना अच्छे से। वर्तिका मुरझा जाती है, ओवरी में क्या चेंज आएगा? यह फल में बदल जाता है। ओवरी क्या बन जाएगा? फल। तो ये प्रश्न आता है कि निषेचन के बाद, ध्यान से सुनना फिर नोट भी कर लेना, निषेचन के बाद अंडाशय में क्या परिवर्तन होगा? तो उत्तर क्या आएगा? ये फल बन जाता है। अंडाशय भित्ति, ओवरी का जो वॉल है वो क्या बन जाता है? पेरिकार्प। अंडाशय की जो भित्ति है वो क्या बन जाती है? पेरिकार्प। ट्रिपल फ्यूज न्यूक्लियस, यानी कि जहां पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ, जो भी हुआ, वो क्या बन जाएगा? इंडोस्पर्म। क्या बनेगा? इंडोस्पर्म। तो ये सब प्रश्न पूछेगा कि इंडोस्पर्म किससे बना, फल भित्ति किससे बनी, फल किससे बना, तो ये बताना पड़ेगा एग्जाम में। एग सेल्स बन जाते हैं एम्ब्रियो।
एक सेल क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो। ये ध्यान रखना है। न्यूसेलस याद है? न्यूसेलस क्या बन जाता है? पेरिस्पर्म। न्यूसेलस क्या बन जाएगा? पेरिस्पर्म। इस पे भी आगे डिस्कशन होगी। आपको बताया भी था, फ्री न्यूक्लियर सेल्स पेरिस्पर्म्स स्टोर कर लेते हैं फूड अपने अंदर। और ओव्यूल क्या बन जाते हैं? सीड। तो किससे क्या बनता है ये पेपर में पूछेगा। ये सारा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करना है और पढ़ना है, याद करना है। ठीक, तो सभी लोग इसको अच्छे से लिख के याद करेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये सारी बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न आता है, पहले फिर से एक बार वो वाली टॉपिक को हम समझा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से देख लो एक बार। हमने क्या बताया? निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होता है? तो निषेचन के बाद बाह्य दलपुंज क्या होंगे? मुरझाकर गिर जाएंगे। दलपुंज क्या होगा? मुरझा के गिर जाएगा। पुंकेसर भी मुरझा करके गिर जाएगा। और वर्तिकाग्र वगैरह भी क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, कोरिलेक्स, कोरोला सब सूख जाते हैं। दूसरे लेयर पे क्या कह रहा है कि जो ओवरी है वो बन जाती है फल। तो फल किससे बनेगा? ओवरी से, परिपक्व अंडाशय में। ऐसा कई बार पेपर में प्रश्न भी आता है, कि फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। फिर पूछेगा फल भित्ति, पेरिकार्प किससे बनते हैं? ओवरी वॉल से। फिर पूछेगा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश किससे बनता है? एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश है। ध्यान रखना, भ्रूणकोश की डिफरेंस एक दिन हमने बताया भी था, फिर एक दिन बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एंडोस्पर्म किससे बन रहा है? जो सेंट्रल सेल थी ना, वहां वाले पार्ट से। एग सेल से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। एग सेल से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। और न्यूसेलस जो था, न्यूसेलस वो क्या बना रहा है? पेरिस्पर्म। और ओव्यूल क्या बन जा रहा है? सीड। इतना सबके समझ में आ गया अच्छे से? अगर इतना समझ में आ गया तो फटाक से यस सर लिख के बता दो, ताकि फिर हम लोग आगे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट्स थे। अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इन प्रश्नों से आपको बहुत फायदा भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आगे की क्लासों में फिर इसी तरह के क्विज को लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे प्रश्नों को ला करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जुड़ने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आप सभी को आज के लिए बाय बाय।